नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एन के मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हमारे चल रहा था नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के हम 7 क्लासेज कर चुके हैं बेटा। आज होगी हमारी 8वीं क्लास और इस क्लास में भी हम अब तक रेलवे के RPF, ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी में आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो अब समय बर्बाद ना किए बिना हम चलते सवालों की ओर। तो देखिए बेटा, पहला सवाल हमारा है, ये कह रहा है कि वह व्यंजन जिसे x प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है। कोई संख्या है बेटा, उसे हम विभाजित करते हैं x प्लस 1 द्वारा, x प्लस 1 द्वारा। ठीक है, और x प्लस 1 द्वारा विभाजित करने पर ये कहता है कि भागफल आता है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो भागफल आ गया बेटा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 और शेषफल बचता है बेटा 3। शेषफल बचता है कितना? 3। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि वह व्यंजन ज्ञात करना है। तो बेटा यहां से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमको पता हो तो भाग के नियम का एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। तो यहां से देखो बेटा, हमें भाजक कितना है हमारे पास में? x प्लस 1। भाजक कितना है? x प्लस 1। तो करेंगे भाजक गुणा भागफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। प्लस में कितना बेटा? 3। प्लस में कितना? 3, क्योंकि शेषफल कितना है? 3। अगर हम इसकी बात करें बेटा तो ये हो जाएगा हमारा कि x गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो x की क्यूब, x की क्या आ जाएगा बेटा? क्यूब। और x माइनस एक्स गुणा माइनस एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां से प्लस में 1x, क्योंकि 1 गुणा एक्स करेंगे तो कितना आएगा? 1x। अब 1 से इसे गुणा करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 प्लस में 3। ठीक है, अब इसको देखो, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस माइनस का एक्स, ये कैंसिल। तो यहां से बच गया एक्स का क्यूब, और 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। तो सवाल हमारा कौन सा राइट आंसर है बेटा? एक्स की क्यूब प्लस 4। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? एक्स की क्यूब प्लस 4। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों, अगला सवाल हमारा क्या है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की वैल्यू कितनी है बेटा? 55। इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा? 55। तो हमसे कह रहा है क्या, 11 प्लस 12 प्लस में 13 डॉट 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 प्लस 20 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये कौन सी संख्या है बेटा? लगातार प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या। तो इनको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप 1 से लेकर पहले कहां तक निकाल दो? 20। 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लो, और उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? n ब्रैकेट n प्लस 1/2। n ब्रैकेट n प्लस 1/2, ये किसका है? लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला। लेकिन बेटा ये कह रहा है 11 से 20, तो इसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और वो दूसरा तरीका है बेटा हमारे पास में कि प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटे में 2 गुणा में कुल संख्या, गुणा में कुल संख्या। अब यहां से देखो प्रथम संख्या कौन सी बेटा? 11।
प्रथम संख्या कौन सी है बेटा? 11। अब प्रथम संख्या हमारी हो गई 11 और अंतिम संख्या हो गई 20। 11 और 20 बटे में कितना? 2 गुणा में 11 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं बन रही है बेटा? 11 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? तो हम कहेंगे सर 10 संख्याएं। तो यहाँ से ये हो गया हमारा क्या भाई? 11 और 20 कितना हो गया? 21। 21 बटे में 2 गुणा में 10। यहाँ से काटेंगे 5 दूनी 10 और 21 पंजे 105, सॉरी 31। यहाँ से कितना बन रहा है? 31। और 31 गुणा 5 करेंगे तो 31 पंजे 155। तो यानी कि इस सवाल का राइट आंसर कितना है? 155। कितना है दोस्तों? 155। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 50। फिर कह रहा है प्लस 49 प्लस 48 डॉट 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 प्लस 1। यानी कि यहाँ से अगर सवाल को देखें तो 1 से लेकर 50, अगर इधर से देखें तो 1 से लेकर 50। तो कह रहा है कि इन सभी संख्याओं के अंकों को वो सॉरी इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो बेटा जब इस प्रकार के सवाल हमें मिले कि सीरियल यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से भी हो, तो बीच वाली संख्या को हम लेकर क्या कर देंगे? इस बीच वाली संख्या का क्या कर देंगे बेटा? वर्ग कर देंगे। बीच वाली संख्या को लेकर इसका क्या कर देंगे बेटा? होल स्क्वायर या वर्ग कर देंगे। और यहाँ से 50 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 2500। 50 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 2500। तो इस सवाल का हमारा जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा बेटा? 2500। इस सवाल का सही जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 2500। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों, अगला सवाल हमारा कह रहा है पूर्णांकों की संख्या x जिसके लिए संख्या √x² बराबर x प्लस 1 परिमेय है। तो देखो सवाल क्या है हमारा कि √x² बराबर x प्लस 1 क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ से इस सवाल को हम जब बेटा हम बनाएंगे तो यहाँ से रूट हटाने के लिए इसका क्या कर देंगे बेटा? वर्ग। तो ये हो जाएगा x² बराबर, यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये केस में चला गया a प्लस बी का होल स्क्वायर में। अब इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर भाई a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी a प्लस 2ab। तो x गुना 1 और गुना में 2 कितना हो गया? 2x। कितना हो गया? 2x। अब यहाँ से बेटा इनका क्या कर लेंगे? पक्षांतर। ये हो जाएगा x² माइनस x²। ठीक है, चाहे तो आप इसे ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा कितना? x² प्लस 1 प्लस में 2x और माइनस का x²। तो यहाँ से प्लस माइनस का x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 प्लस में 2x। ठीक है, 1 प्लस में 2x। अब x वाली एक साइड यहाँ मान लेते हैं 0, तो ये हो गया 1 प्लस में 1 बराबर में 2x। 1 बराबर में 2x, या फिर आप इसे किधर ला सकते हो? तो यहाँ से इसका पक्षांतर करके 1 को लाए तो -1, तो यहाँ बच जाएगा। अगर x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो -1/2 बराबर x, -1/2 बराबर x। तो कहेंगे ये एकमात्र परिमेय संख्या है, एकमात्र में संख्या है।
एकमात्र परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा कह रहा है 17 की घात 1999, 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। तो बेटा जब घात के रूप में कोई संख्या दी गई हो और उनका हमें इकाई अंक ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, जो दी गई घात है, जो घात हमें दे दे उस घात में 4 का भाग देते हैं और भाग देने पर जो शेषफल बचता है, भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही होगा, शेषफल बचेगा उसे रखेंगे संख्या के अंतिम अंक के घात के रूप में। तो यहाँ से अगर मैं भाग दूं, देखो बेटा अगर भाग दूं यहाँ से 1999 में कितने का, 4 का, तो ये हो जाएगा 4 4 16, बच गया 3, हो गया 39, 4 9 चौके 36, बच गया 3, फिर से 39 हो गया, 9 चौक 36, शेष कितना बचा बेटा 3। तो अब मैं यहाँ पर 17 के इकाई के अंक में कितना रख दूंगा, जो शेष बचा है, शेष कितना बचा बेटा 3। तो यानी कि 3 की घात में 7 की घात में कितना 3, यहाँ से 1 की घात में क्योंकि इकाई अंक लेना है, 1 की घात में कितना बेटा 3 माइनस 7 की घात में, देखो यहाँ से भी 3 ही बचेगा क्योंकि यहाँ पर घाते क्या है बेटा समान, घाते क्या है समान, तो यहाँ पे भी कितना बच जाएगा घात के रूप में 3। अब अगर इसका वर्ग करें, इसका क्यूब करें 7 का, तो कितना होता है 343, कितना होता है 343, और 343 में इकाई अंक कितना है बेटा 3, प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस 7 का क्यूब वही 343, और 343 में इकाई अंक कितना है बेटा 3। तो ये प्लस माइनस का 3 कैंसिल, बच गया कितना 1, बच गया कितना 1। तो यहाँ इकाई अंक का मान कितना होगा 1, इकाई अंक कितना हो जाएगा बेटा हमारा 1। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। तो उससे सभी 75 प्रश्नों को हल किया, तो उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया और 125 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या हो। तो बेटा यहाँ से सवाल कह रहा है कि अगर छात्र एक सवाल सही करता है तो उसे 4 अंक प्राप्त होते हैं, एक सवाल सही करेगा तो कितने अंक प्राप्त कर लेगा 4, लेकिन जैसे ही वो एक सवाल गलत करेगा तो 1 अंक क्या कर देगा बेटा खो देगा, यानी कि यहाँ से नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1 अंक की। ठीक है, और टोटल उसने 75 क्वेश्चन हल किए। अब 75 में से उसने कितने सही किए कितने गलत किए ये बात हम नहीं जानते, तो मैंने क्या मान लिया कि सही कितने किए बेटा x, सही कितने किए x, तो गलत कितने किए, तो गलत हो जाएंगे भाई, टोटल 75 था, 75 में से x सही किया तो गलत किए होंगे 75 माइनस x, किए होंगे कि नहीं किए होंगे। अब कह रहा है कि एक क्वेश्चन को सही करने पर 4 अंक मिलता है, तो इसने कितने क्वेश्चन सही किए x, कितने क्वेश्चन सही किए बेटा x किए, तो एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक, तो x के लिए कितना होगा 4x, कितना होगा 4x। और कह रहा है एक क्वेश्चन गलत करने पर, एक क्वेश्चन गलत करने पर ये 1 अंक खो देता है, कितने अंक होता है बेटा 1 अंक। तो एक बात बताइए 75 माइनस x अंक गलत करने पर कितने अंक खोए होंगे, हम कहेंगे सर 75 को 1 से 75 माइनस x को किससे गुणा कर देंगे 1 से, और इन सभी को सही और गलत का जब देखते हैं तो आता कितना है बेटा, इसको 125 अंक प्राप्त होते हैं। कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं 125 अंक। तो अगर मैं इन कुल में से उनको घटा दूं गलत वालों को तो सही वाले आएंगे कि नहीं, तो मैं कहूंगा माइनस 75x, और यहां से बेटा देखो एक मिनट,
तो माइनस का x बराबर कितना प्राप्त होता है 125। तो यहां से 4x माइनस 75, अब ये माइनस माइनस गुना कितना हो जाएगा प्लस x बराबर कितना 125। अब यहां से x x जोड़ा तो 4x प्लस 1 कितना हो गया 5x, ये माइनस का 75 उधर की साइड चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा प्लस में। तो कहेंगे 125 प्लस 75 कितना हो जाएगा 200, 125 प्लस में 75 कितना हो गया 200, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40, क्योंकि 5 से 5x की वैल्यू कितनी है 200, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो यहां से x को हमने क्या माना था सही, भाई सही जो प्रश्न हल किए तो उसमें सही प्रश्न हल करना कितने किए 40%। कितने प्रश्न सही किए बेटा 40%। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा कह रहा है क्या कि कप्तान और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्ति एक समूह में रेल यात्रा कर रहे हैं। कि भाई कप्तान और सैनिकों को मिलाकर 1200 यात्री एक रेल में यात्रा कर रहे हैं, और कह रहा है कि 15 सैनिकों पर एक कप्तान है, 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। तो बताइए कि उस सैनिक छावनी में कुल कितनी टीमें थी, या फिर कहीं कप्तानों की संख्या कितनी थी, कप्तानों की संख्या कितनी थी। तो जितनी बेटा टोलियां बनेंगी, इनकी जितनी टोलियां बनेंगी उतने ही क्या होंगे इसमें कप्तान, जितनी टोलियां इनकी बनेगी समूह की उतने ही क्या होंगे कप्तान। तो एक बात का दिमाग लगाओ हल्का सा कि भाई 15 सैनिकों पर एक कप्तान, 15 सैनिकों पर कितने कप्तान है बेटा एक कप्तान। तो दिमाग लगाओ 15 तो सैनिक और एक कप्तान, तो यानी कि 15 प्लस 1 सैनिक प्लस कप्तान, इनको जोड़कर एक टोली बन रही है बेटा। कितनी टोली बन रही है एक टोली। तो लेकिन टोली में आदमी कितने हैं 15, तो सैनिक और एक कप्तान टोटल कितने होंगे 16। तो एक टोली में कितने व्यक्ति बेटा 16। तो 1200 व्यक्तियों में कितनी टोली बनेगी, तो 1200 में अगर मैं 16 का भाग दे दूं, 1200 में कितने का भाग दे दूं 16 का, तो देखो काटो इसे, ये कट जाएगा बेटा 4 से, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 तिये 12, तो इसे काटेंगे 4 से ही, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, बच गया 5 और 4 पंजे 20, यानी कि टोटल जो कप्तान थे वो कितने थे बेटा 75। कप्तानों की संख्या टोटल कितनी थी बेटा 75, क्योंकि जितनी टोलियों की संख्या बनेगी उतने ही क्या बनेंगे बेटा कप्तान, जितनी टोलियों की संख्या बनेगी उतने ही क्या रहेंगे कप्तान। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा है कि किरण के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट। किरण के पास 50 रुपए और 100 रुपए के कुल 85 नोट, यानी कि 50 रुपए और 100 रुपए कि कुल नोटों की संख्या कितनी है बेटा, कुल नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास में 85। ठीक है, तो सवाल आगे क्या कह रहा है, उसके पास कुल धन 5000 हो तो 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी। तो मैंने मान लिया बेटा 50 रुपए के नोटों की संख्या x कितनी है बेटा x, तो 100 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, तो हम कहें 100 रुपए वाले टोटल नोट कितने थे 85, जिनमें से x क्या है 50 वाले। तो भाई 85 में से अगर मैं x को घटा दूं तो ये बच जाएगा किसका, इसका बचेगा बेटा 100 रुपए वाले नोट की संख्या, इसकी बच जाएगी बेटा 100 रुपए वाले नोटों की संख्या। अगर यहां से देखें तो ये कह रहा है कि भाई नोट कितने हैं इसके पास 50 वाले नोट कितने हैं, तो हम कहेंगे सर x, तो एक नोट की वैल्यू है 50 रुपए, तो x नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे सर 50 गुना में x, तो कितना हो जाएगा 50x प्लस यहां से एक नोट की वैल्यू कितनी है 100 रुपए, एक नोट की वैल्यू कितनी है बेटा 100 रुपए, तो 85 माइनस x की कितनी हो जाएगी, तो हम इसे किससे गुना कर देंगे बेटा
100 से, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 85 कितना 8500 माइनस 100 गुणा x करेंगे कितना हो जाएगा 100x बराबर इसके पास टोटल धनराशि कितनी थी बेटा 5, कितनी थी बेटा 5000। तो यहां से अगर हम बात करें तो सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा 100x, तो 100x बराबर कितना 5000, 100x बराबर कितना 5000। तो अगर यहां से हम बात करें बेटा तो ये हो जाएगा, अगर 50 में से 100x जाएगा तो कितना माइनस का कितना बच जाएगा बेटा 50x, माइनस का कितना बच गया 50x। तो यहाँ से ये 8500 उधर की साइड जाएगा तो 5000 में 8500 जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा 3500, माइनस का कितना बच गया बेटा 3500। तो माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से 50x बराबर 3500, तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ 3500 में भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 7 पंजे 35, कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 70, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 70। तो यहाँ से x हमने क्या माना था बेटा, x माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या, x क्या माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो वो कितनी है बेटा 70, वो कितनी है 70। चलो देखो दोस्तों, सवाल कह रहा है यदि 438 संतरों का मूल्य 1384 रुपए 8 पैसे, कितना 438 संतरों का मूल्य कितना है 1384 रुपए और 8 पैसे। तो कह रहा है कि आगे कि 8 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। अगर मैं यहाँ से 1384 रुपए और 8 पैसे में अगर भाग दे दूं 438 का, क्योंकि ये क्या है संतरों की संख्या, अगर संतरों की संख्या कुल रुपए में अगर मैं इनकी क्वांटिटी का भाग दे दूं, कुल रुपए में क्वांटिटी का अगर भाग दिया जाए तो एक की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, एक संतरे का मूल्य आ जाएगा कि नहीं, तो आ जाएगा सर। यहाँ से कहो भाई 1384 रुपए 8 पैसे में अगर मैं इनकी मात्रा का भाग दूं तो एक संतरे का मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर कह रहा है कि भाई 8 दर्जन, तो एक दर्जन में कितने संतरे 12, तो 8 दर्जन में कितने होंगे 8 इंटू 12, 8 इंटू 12। तो अगर बेटा इसे 6 से काटे 6 दूनी 12 और इसे काटे हम 6 से तो 6 7 42 बच गया 1, 6 3 18। तो बेटा इसे जब पूरे को काटेंगे तो ये आ जाएगा 303 रुपए और 36 पैसे के लगभग, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो जितना 300 के नजदीकी होगा हम उसे ही क्या मानेंगे राइट आंसर। तो 300 के नजदीकी हमारा कौन सा है 300, कौन सा है 300। तो अब इसका राइट आंसर भी क्या होगा 300। ठीक है दोस्तों, चलो देखो बेटा, सवाल कह रहा है अपर्णा के पास एक केक है, केक को वह 2 बराबर भागों में काटती है। मान लीजिएगा अपर्णा के पास में ये एक कोई केक है, इस केक को वह बराबर 2 भागों में काटती है, काट दिया भाई दोस्तों, और जो आधा कटा हुआ भाग है इसे बराबर 6 टुकड़ों में काटती है। बराबर कितने टुकड़ों में काटती है बेटा 6 टुकड़ों में। ठीक है, बराबर कितने टुकड़ों में काट लिया बेटा 6 टुकड़ों में। और एक ये छोटा वाला टुकड़ा है ये वाला, इस एक टुकड़े का वजन है 20 ग्राम, कितना है बेटा 20 ग्राम। तो कह रहा है सवाल कि पूरे केक का वजन कितना होगा, पूरे केक का वजन कितना होगा। तो दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों कि एक टुकड़े का जो वजन है वो है 20 ग्राम, तो पूरे 6 टुकड़ों का, ये वाले जो 6 टुकड़े हैं इन
इनका कुल वजन कितना होगा। तो आप कहोगे सर 20 गुना 6 कर देंगे कितना आ जाएगा 120। तो अब यहाँ से हमारे पास में इस वाले का पूरे का हिस्से का भार आ गया कि नहीं आ गया, पूरे का वजन आ गया कि नहीं आ गया बेटा। इस आधे केक का वजन कितना है 120 ग्राम। तो बेटा मुझे एक बात बताओ पूरे का कितना होगा। तो कहेंगे सर पूरे का हो जाएगा इसका 2 गुना, क्योंकि ये आधा है और ये आधा है, कितना हो जाएगा 2 गुना। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 120 गुना में 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 240। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 240 ग्राम। कितना होगा बेटा 240 ग्राम। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो सवाल कह रहा है कि मुकेश को 10 की दर से कुछ फलों को डब्बे में पैक करना है और वो फल दो प्रकार से हैं बेटा। एक फल का नाम है सेब और संतरे। अगर सेवों की संख्या देखी जाए तो बेटा कितनी है 178। अगर सेवों की संख्या देखें तो ये कितना कह रहा है कि 178, जबकि संतरे हैं उसके पास में 121। कितने संतरे हैं 121। तो ये कह रहा है कि इनको मिलाए बिना और 10 की दर से इन्हें डब्बों में पैक करना है। कितने की दर से बेटा 10 की दर से इनको डब्बों में पैक करना है। तो कुल कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से देखो इनकी संख्या कितनी है बेटा 178। इनकी संख्या कितनी है 178। अगर 10 की दर से देखें तो 10 का भाग दें इसमें तो ये कितनी बार चला जाएगा बेटा 10 से अगर देखें 17 दे 170, यानी 17 डब्बे तो पूरे। लेकिन जो 8 सेव बच गए तो इनमें बेटा 8 सेव एक डब्बे में आ सकते हैं, क्योंकि एक डब्बे में कितने सेव आ रहे हैं बेटा 10। तो 8 सेवों के लिए एक डब्बा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से 121 संतरों के लिए अगर 10 के हिसाब से देखें तो 12 दही 120, यानी 12 डब्बे तो पूरे और एक संतरा शेष बच जाता है, यानी 120 जो संतरे थे वो कितने डब्बों में आ जाएंगे 12 में। अब बचा संतरा है उसके लिए भी एक डब्बे की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। तो यहां से देखिए 17 रे कितना हो गया 18, 12 रे कितना हो गया 13। तो कुल डब्बों की संख्या इन्हें बिना मिलाए हुए अगर कुल डब्बों की संख्या हम देखें तो 10 20 और 8 3 11 कितना 31 डब्बों की कुल संख्या इसे चाहिए। कुल कितने डब्बे चाहिए इसको 31 डब्बे चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो सवाल कह रहा है कि किसी छात्र को किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन छात्र ने उस संख्या को 7/6 से भाग दिया। देखो बेटा कहा था गुणा करने को, लेकिन किया क्या है उसने भाग दे दिया। ध्यान से सुनना दोस्तों कि कह रहा है गुणा करने को, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है भाग दे रहा है। ठीक है, जिससे गुणा कर भाग देने पर जो वास्तविक परिणाम था उसका, वास्तविक जो परिणाम था जो अब आए परिणाम से 39 कम है, यानी कि कितना कम आया है 39 कम है, जो वास्तविक परिणाम से 39 कम आया है। तो देखो कितने से गुणा करने को कहा गया बेटा 7/6 से इसे गुणा करने को कहा गया, लेकिन इसने जो भाग दे दिया कितने का 7/6 का। कहा गया था गुणा करने को, लेकिन किया क्या इसने भाग दिया। जब बेटा याद रहे कि दोनों चीज सेम हो, तो इस
स्थिति में जब गुना करने और भाग देने की बात कहे और सही उत्तर उसका प्राप्त करना है या संख्या प्राप्त करनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा कि दोनों संख्याओं को गुना, यानी कि 7/6, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं a गुना b और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और गुना कर देंगे कमी या वृद्धि से, कमी या वृद्धि से। ठीक है, याद रहेगा, कमी या वृद्धि से। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है बेटा 7, b की वैल्यू कितनी है बेटा 6, तो a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और कितना कम आता है 39, कितना कम आता है 39। ठीक है, अब यहां से देखो सवाल को बनाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 6 की 42, 7 6 की 42, और यहां से 7 7 49 और 6 6 36, 7 7 49 और 6 6 36, तो यहां से 49 माइनस 6 6 36, गुना में कितना कर देंगे 39, और इसे आगे देखें तो बेटा ये होगा हमारा कितना, 42 बटे में 49 और 36 का अंतर कितना आ गया बेटा 13, गुना में 39 करेंगे, 13 × 39 और 42 है 126, 42 है 126, तो हमारी वह संख्या क्या होगी 126। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा कि अगर दोनों चीजों में, दोनों कंडीशनों में भाग और गुना में संख्या सेम है, अगर उसी संख्या का गुना करने को कहा गया, उसी का भाग दे दिया गया, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुना यानी a और b का गुना और इनके स्क्वायर यानी वर्गों का अंतर और गुना में करेंगे, जो कमी या वृद्धि आएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है बेटा 7 और b की वैल्यू कितनी है 6, तो 7 गुना में कितना कर देंगे 6, और 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर यानी 7 7 49 6 6 36, गुना में कितना 39, और यहाँ से 42 बटे, अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया 13, गुना में 39, और 13 से 39 को काटेंगे कितनी बार कट गया 3 बार, और 42 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 126। तो इस सवाल का हमारा सही उत्तर होगा 126, यानी वह संख्या कितनी थी 126। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, सवाल हमारा है, एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले की संख्या, देखो 3 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वालों की संख्या है 60 60 80 84 और 108, 60 84 108। अब कह रहा है क्या कि यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वालों की संख्या समान बैठाई जाए, कि प्रत्येक कमरों में भाग लेने वालों की संख्या को क्या बैठाई जाए, सेम बैठाई जाए, और आगे क्या कहता है, तथा सभी एक ही विषय के हों तो अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो बेटा ध्यान रखिए कि ये कह रहा है कि भाई कि सभी में समान, सभी कमरों में समान संख्या में बैठाए जाए, और सभी कमरों में समान संख्या में बैठाए जाए यदि सभी एक ही विषय के हों, तो बेटा इन संख्याओं का हम क्या ले लेंगे एलसीएम। तो 60 84 और 108 का एलसीएम कितना हो जाएगा, वो सॉरी में से ले लेंगे, में से कितना हो जाएगा 12, क्या ले लेंगे बेटा एचसीएफ या में से, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 12, तो यानी कि एक कमरे में मिनिमम हम कितने आदमी बैठा सकते हैं 12, तो 60 में भाग देंगे 12 का, तो इन 60 व्यक्तियों के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी 5 की। अगर इन 84 के लिए देखें तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी बेटा 12 कमरों, यहाँ से चेक करें 12 × 84,
अगर 108 व्यक्तियों के लिए अगर चेक करें तो 12 का भाग देंगे, 12 9 108। तो भाई 60 के हिंदी वालों के लिए कितने कमरे चाहिए? 5। अंग्रेजी वालों के लिए कितना चाहिए? 7। और अपने मैथ वालों के लिए कितने चाहिए? 9। अगर ये सब एक जगह हो तो कितने कमरे? तो 5 7 कितना? 12 और 9 कितना हो गया? 21 कमरों। सभी कमरों की संख्या को क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। तो कुल कितने कमरों की संख्या की जरूरत पड़ेगी? 21 कमरों की। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो बेटा, अगला सवाल हमारे पास में है कि एक डब्बे में 56 सिक्के हैं। डब्बे में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? तो सिक्कों की संख्या कितनी है? 56। ठीक है, और कह रहा है क्या? 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की संख्या की कितनी है? दोगुनी है। दोगुनी है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो बेटा देखो, 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का। अगर यहां से हम बात करें तो ये कह रहा है कि भाई जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दोगुने हैं, जबकि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुने हैं। तो अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में 1 मान लो, कितना मान लो? 1। तो यहां से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1। तो इसका 4 गुना हो जाएगा कौन? कितना? 50 पैसे के। और इसका 2 गुना, तो यानी कि अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है तो 4 इसका 2 गुना हो जाएगा। तो यहां से देखें तो अब कुल कितने सिक्के बन रहे हैं? 4 1 5 और 2 7 सिक्के। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी बन रही है बेटा? 7। तो यहां से कुल सिक्के कितने हैं? 56। तो 7 बराबर 56। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 7 8 56, यानी 1 बराबर कितना? 8। 1 बराबर कितना बेटा? 8। तो यहां से पूछा 1 रुपए की, तो वो सॉरी 50 पैसे की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा? 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से गुना कर देंगे। 8 को 8 चौके 32। तो यहां से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 32। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा? 32। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों, सवाल ये है हमारे पास में, सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकंड का खर्चा। 5 मिनट और 40 सेकंड का जो खर्चा है बेटा वो कितना रुपए है? 13 रुपए। 5 मिनट और 40 सेकंड का जो खर्चा है वो कितना रुपए है? 13 रुपए। तो इस 5 मिनट 40 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ, 5 मिनट का मतलब हो गया बेटा 300 सेकंड और 40 ये, तो कितना हो गया? 340 सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ 340 सेकंड का जो खर्चा है वो 13 रुपए है। तो 1 सेकंड का खर्चा होगा 13/340। होगा कि नहीं होगा? फिर आगे कह रहा है क्या कि 4 मिनट 20 सेकंड। तो 4 मिनट 20 सेकंड, 4 मिनट 20 सेकंड को मैं कितना लिख सकता हूँ बेटा? 4 मिनट 20 सेकंड को भाई 4 मिनट में कितनी सेकंड? 204 वो सॉरी 240 और 20 सेकंड, ये तो कितना हो गया टोटल? 260। 260 सेकंड का खर्चा कितना होगा? तो 1 सेकंड का खर्चा है 13/340। तो यहाँ से 260 का कितना हो जाएगा? 260 का भाग दे देंगे। तो 0 से 0, 13 दूना 26 और 17 दूना 34। ये हो गया 13 13 169, 13 13 169
भाग देंगे 17 का, तो यहाँ से कितना बच जाएगा बेटा, तो यहाँ से भाग देंगे तो 17 नंबर 153, 17 नंबर 153 और इसमें से जाएगा तो कितना बच जाएगा, 17 नंबर 153, 153 गया 6 और 1 कितना 16, और 16 में भाग नहीं जाएगा, 17 का क्या लगा लिया बेटा पॉइंट, कितना बन गया 160, 160 में फिर से भाग देंगे 17 नंबर 163, यानी 9 रुपये 90 पैसे के लगभग, 9 रुपये 90 पैसे के लगभग उसका क्या रहेगा बेटा खर्च रहेगा। ठीक है, कितने सेकंड का, ये कितने मिनट का, 4 मिनट 240 सेकंड का, 4 मिनट 240 सेकंड का जो खर्चा आएगा हमारे पास में कितना आएगा, 9 रुपये 90 पैसे के लगभग। ठीक है दोस्तों, चलते अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है हमारा कि राणा का वजन उसकी बहन श्यामा से 140 पॉइंट अधिक है, तो यानी कि राणा और श्यामा के जो बीच का अंतर है वजन का वो कितना है, 140 पाउंड। कितना है बेटा, 140। अगली लाइन में ये कह रहा है कि दोनों का संयुक्त वजन, यानी कि राणा और प्लस श्यामा का जो संयुक्त वजन है वो 200 किलो, 200 पाउंड। कितना है बेटा, 200 पाउंड। ठीक है, अब यहां से ये देखो, ये बन गई समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो यहां से प्लस माइनस ये कैंसिल, तो बच गया 2r बराबर कितना, 240 प्लस 1 तो कितना हो गया 340, 340 पाउंड। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 340 पाउंड। तो 2r बराबर 340 पाउंड, तो 1r बराबर कितना हो गया, 17 दूना 34 यानी 170 पाउंड। तो 170 पाउंड। तो यहाँ पूछे राणा का वजन, तो राणा का वजन कितना है बेटा, 170 पाउंड। कितना है, 170 पाउंड। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों, सवाल हमारा है 1 सेंटीमीटर में मान कितना होगा यदि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। ठीक है, को जोड़ा जाए तथा कुल में से 1 इंच को घटा दिया जाए, कि इन तीनों को जोड़ा जाए। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा बेटा 1, और 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि बेटा 1 इंच को इसमें से घटा दिया जाए, तो 1 इंच बराबर होता है बेटा कितना, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना 100 प्लस 1.1 कितना हो गया, 101.1 माइनस 254, सॉरी 2.54। तो यहाँ से इसे घटाएंगे, तो घटाने पर हमारे पास में जो मान प्राप्त हो रहा है वो होगा बेटा 98 कितना मान प्राप्त हो रहा है, 98 पॉइंट बेटा 56, 98.56 इसका क्या रहेगा बेटा राइट आंसर। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। देखो, अगला सवाल हमारा कह रहा है दोस्तों, 74 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना 454 के बराबर, 454 के बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे कि भाई 74 को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में।
तो मान लीजिएगा एक भाग x है, दूसरा भाग हो गया 74 माइनस एक्स। एक भाग x है, दूसरा भाग हो गया 74 माइनस एक्स। तो पहले भाग का 5 गुना, तो x का 5 गुना कितना हो जाएगा 5x, और इसका कितना बेटा 11 गुना। तो इसका 11 गुना अगर हम करें तो बेटा ये हो जाएगा 4, और दोनों को संयुक्त, तो संयुक्त की बात की तो बेटा प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 11 गुना की बात की है तो 4 7 4 11 1, और 1 कितना हो गया 8। भाई 11 से गुणा करेंगे 74 को, कितना आ जाएगा 814, माइनस 11 गुना x करेंगे 11x, और मिलाकर संयुक्त राशि कितनी बन रही है 454। कितना बन रही है बेटा 454। तो इसे आगे सॉल्व करते बेटा, तो ये 5x में से 11 माइनस 11x जाएगा, कितना बच गया माइनस का 6x। तो यहाँ से ये 814 उधर की साइड जाएगा और ये इधर की साइड आएगा बेटा 454। तो दोनों को घटाने पर कितना बच जाएगा 360। दोनों को घटाने पर कितना बच जाएगा 360। किस में बचेगा बेटा माइनस में। किसमें बचेगा माइनस में। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 एकम 6, 6 6 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो यहाँ पूछा है दोनों भाग, तो एक भाग कितना है 60, तो दूसरा होगा, दूसरा भाग कितना हो जाएगा 74 माइनस 60 बराबर कितना 14। एक भाग तो हमारे पास में 60 और दूसरा भाग कितना आ गया 14। इसे बेटा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दोनों भाग दिए जाएंगे, दोनों भागों का योग कर लेंगे। दोनों भागों का क्या कर लेंगे बेटा योग, और पहले भाग का 5 गुना कर लेंगे, दूसरे भाग का 11 गुना, और दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों का योग 454 आता है तो वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। वही ऑप्शन क्या रहेगा बेटा राइट रहेगा। चले अगले सवाल की ओर। देखो बेटा अगला सवाल क्या है, यदि किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, कि कोई संख्या को अगर हम 5 से विभाजित करें, मान लीजिए कि कोई संख्या है उसे हम 5 से विभाजित करें तो शेषफल बचता है बेटा 3। तो कह रहा है कि उसी संख्या, यानी कि इस संख्या को मैं x मान लूँ बेटा, तो उसी संख्या के वर्ग में 5 का भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो उसी संख्या, यानी कि अब ये संख्या कौन सी है x, तो x के स्क्वायर में 5 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचे। तो बेटा इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में फर्स्ट टाइम से जो शेष बच रहा है, कितना शेष बच रहा था बेटा 3, तो उस 3 का ही स्क्वायर करके 5 का भाग दे देंगे। उस 3 का ही स्क्वायर करके किसका भाग दे देंगे बेटा, जिसका भाग देने को कहा जाए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, और 9 में भाग दे दो 5 का तो कितना शेष बच जाएगा बेटा 4। अगर 9 में मैं भाग दूं 5 का तो शेष कितना बचेगा बेटा 4। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो भी हमारे पास में कितना होगा बेटा 4, कि उस संख्या के वर्ग में अगर हम 5 का भाग दें तो शेष क्या बचेगा बेटा 4। क्योंकि वह संख्या कितनी मान लिया हमने 3, 3 का वर्ग किया 9, 9 में भाग दिया 5 का तो कितना बच गया 4। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे पास में है, यदि किसी संख्या का 1/3, कोई संख्या है उसका 1/3 किसके बराबर है बेटा 75 के। सवाल कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 75 के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम वो संख्या ज्ञात कर लें कि भाई 1/3 वो भाग कौन सा है, कितना है 75। तो पूरा एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, तो एक भाग बराबर हो जाएगा 375 गुना में, सॉरी 75 गुना में 3, तो एक बराबर के 75 की 225, यानी कि वह संख्या कितनी थी
225। तो कह रहा है कि 45 का कौन सा भाग है, 45 है जो इसका कौन सा भाग है। तो बेटा 45 कौन सा भाग है, तो 45 में हम भाग दे देंगे 225 का। तो यहाँ से 45 से कम 45 और 45 पंजे 225, 45 पंजे 225, यानी 1/5 भाग है कितना, कौन 45 किसका, 225 का। 1/5 भाग है 45 किसका, 225 का बेटा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो बेटा अगला सवाल है 20 गुना 10 सेंटीमीटर आकार की ईंट। तो ईंट का आकार क्या है बेटा, अगर ईंट के आकार की हम बात करें तो 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो यहां से ईंट का जो क्षेत्रफल होगा बेटा वो हो जाएगा कितना। तो ये देखो दूसरी बात इसने कही है कि एक सतह का, तो सतह का क्षेत्रफल है 20 मीटर गुना 10 मीटर। तो यहां से देखो कि ये जो माप है बेटा सेंटीमीटर में है और ये किसमें है बेटा, किसमें है, मीटर में। तो इसे भी हम मीटर में बदल लें तो इनमें भाग दे दे बेटा कितने का, 100 का। 100 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा बेटा 0.20 मीटर, ये 0.10 मीटर। तो इसे हम कह सकते हैं 0.20 मीटर और 0.10 मीटर कह सकते हैं कि नहीं। और सतह के क्षेत्रफल में अगर मैं ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे दूंगा तो कुल ईंटों की संख्या हमारे पास में निकल कर आ जाएगी। तो इसे कहेंगे 20 गुना में 10 बटे में 0.20 गुना में 0.10। अब यहां से देखो कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 3 और 1 4। तो यहां से हम ऊपर क्या लगा लेंगे बेटा 4 0, या फिर सीधा गुना कर देंगे किससे, 10,000 से। तो ये पॉइंट हमारे क्या होंगे, 8 जाएंगे। तो इस 20 से ये 20 की हत्या, इस 10 से इस 10 की हत्या, बच गया कितना, 10,000। तो हम कह सकते हैं कि उस सतह या दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है, 10,000। ईंटों की संख्या कितनी है बेटा, 10,000। उस दीवार या सतह में ईंटों की संख्या कितनी है, 10,000। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर।